अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हर गुजरते लम्हे संगीन होती जा रही है। जंग के दहकते लावे की तपिश से मिडिल ईस्ट समेत दुनिया की हर मईशत मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचा दिया कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, लिहाजा सऊदी अरब पर कोई भी हमला बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। दूसरी तरफ तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त तस्करी टकराव तारीख की बदतरीन नहज पर पहुंच चुका है। अमरीका बंदर अब्बास पर मिसाइल बरसा रहा है तो ईरानी पासदारान इनकलाब शाम में अमरीकी अड्डों को उड़ा रहे हैं। हूथी बागी सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल की तंसीबात को मिटाने की धमकियां दे रही हैं, जिससे बहिरा अरब में हमारी ट्रेड लाइफलाइन को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। अरबों डॉलर के जानियो माली नुकसान के बावजूद ईरान और अमरीका जंग बंदी के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा है, और इस बारूद के ढेर पर बैठे खित्ते में पाकिस्तान का सालिसी का किरदार अब कहां खड़ा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती मौजूद हैं। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले, पाकिस्तान ने एक वाज़े और दो टोक पैगाम ईरान को भेज दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। आप इस नाजुक मौके पर इस वाज़े सिफारती सिग्नल को किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बड़ी एक एफर्ट थी ताकि मुसलमान जो ममालिक आपस में ना लड़े। जब ईरान ने हमले किए थे मिडल ईस्ट में, खासतौर जीसीसी और अरब ममालिक में, पाकिस्तान ने बड़ी सिंसियर एफर्ट की थी बिकॉज ये कॉज को इसराइल को ही फ़ायदा होना था, क्योंकि नेतन्याहू की ये मेरा ख्याल है स्कीम थी या ख्वाहिश कम अज़ कम ज़रूर थी कि मुसलमान एक दूसरे पर हमलावर हों ताकि उसका काम आसान हो जाए, पेनिट्रेट करना और एक ब्रीच करना ट्रस्ट आपस में मुल्क ममालिक का। तो पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से कन्विंस भी किया इन अरब ममालिक को कि वो रिस्ट्रेन करें, लेकिन जाहिर है उनके इंटरनल प्रेशर्स भी होते हैं। एक हर मुल्क की एक कना या ईगो भी होती है, जो पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो एक पब्लिक प्रेशर भी होता है उन मुल्कों पर कि हम अगर इस जंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे डायरेक्टली और शामिल भी नहीं हैं, तो हम एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट क्यों दे रहे हैं। तो उस प्रेशर को ज़हन में रखते हुए सऊदी अरब ने लास्ट टाइम भी बहुत रिफ्रेन किया था, और हम सब जानते हैं इसमें तो कोई वो नहीं है अचंभे की बात कि यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा है, बॉन्डेज है सऊदी अरब के साथ होली प्लेसेस की वजह से। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है बहुत लास्ट टाइम भी सऊदी लीडरशिप ने अपनी कैपेसिटी होने के बावजूद बहुत रिफ्रेन किया था, जो कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और बाकी ममालिक ने भी यही किया था। लेकिन जिस तरह ईरान अब लेडर ऑफ एस्केलेशन को बढ़ा रहा है, वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं पिछली दफा थ्रू आउट जंग में बात करता रहा हूं कि ईरान को जो लीवरेज मिला है उसको टेबल पर कन्वर्ज करना चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए, ताकि उसके फायदे में पाबंदियां उठ सकें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल सके, चाहे मीनिंगफुली जैसे भी हो। तो जब ईरान एक कतरी जहाज पर, सऊदी अरब के जहाज पर हमला करेगा, तो लेडर ऑफ एस्केलेशन ईरान अपने हाथ से निकाल देगा। दैट मीन्स उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, बिकॉज फिर हाथ में चली जाएगी इन ममालिक के जो विक्टिम होंगे। अमेरिका सपोर्ट करेगा, इजराइल बहुत सेलिब्रेट करके सपोर्ट भी करेगा। देखिए, जितनी कन्वर्जेंस ज्यादा होगी ईरान की इन मुल्कों के साथ, उतना ही ये ममालिक कंफर्टेबल होंगे, सऊदी अरब पर्टिकुलरली। और जाहिर है वो एक फिनोमिनली, इसमें कोई शक नहीं, उसकी वैल्यू भी है अरब दुनिया में और ओवरऑल भी मुसलमान ममालिक में। तो जितना ये तमाम ममालिक है जो जीसीसी और अरब ममालिक है, कॉन्फिडेंस ईरान के साथ उनका ज्यादा होगा, वो इतना ही अमेरिका और इसराइल को दूर रखेगा, वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है। और जितना ये कॉम्प्रोमाइज होगा, ये ईरान खुद फिर ऐसे तो एफर्ट में शामिल होगा जब ये धकेलेगा अपनी तरफ चिश्ती अमेरिका साहब, और ईरान इस बात का इदराक क्यों नहीं है? ईरान क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? देखिए इमरान साहब, लीडरशिप का ये होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स जरूर लीडरशिप जो है वो कन्वर्ट करती है इनटू वैल्यू, लेकिन जहां पर पब्लिक सेंटिमेंट्स इस सूरत में जो ईरान के हैं, हमने देखा अयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद जिस तरह का उनका जनाजा हुआ, कहा जाता है कि 2.25 करोड़ लोग आए। ये एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ ईरान को जरूर थी, लेकिन लीडरशिप का ये नहीं होता कि एक एंगर को एक फायर पावर में चेंज कर दे। एंगर जरूर है, उनको सदमा भी जरूर है। हम सब सिंपैथेटिक हैं कि लीडरशिप, तकरीबन 87 लीडर उनके एक साल के अंदर शहीद किए गए, 19 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया गया। अब ये एक ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए लीडरशिप पर कि जो पब्लिक सेंटिमेंट्स या गुस्सा है उसको लेडर ऑफ एस्केलेशन के जरिए अपस्केल किया जाए। लीडरशिप ये होती है जिसने अब सबसाइड करना होता है, लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, उसने लॉन्ग टर्म देखना होता है कि मेरे नेशनल इंटरेस्ट, मेरे लोगों की दिलचस्पी किस में है। इसमें है कि पाबंदियां जेन्युइनली उठ जाएं,
जेनुअनली मुल्क तरक्की करे, तेल के बेचने की उनको इजाजत होनी चाहिए। एक कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर ईरान अपना न्यू पाउंड जो 47 साल पहले एक स्टेटस था वो रीगेन करे। तो आई थिंक लीडरशिप को ये रियलाइज कराना चाहिए। सम टाइम आप अगर लीडर कैरी फॉरवर्ड हो जाए इमोशन से, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, तो वो मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म तो आपको लगता है सेंटिमेंट्स को हमने एड्रेस कर दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ मेरा ख्याल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका को और इजराइल को फायदा होगा। हालांकि होना ये चाहिए था। ये 2.25 करोड़ आवाम की जो बात की जा रही है, उनकी बैकिंग के साथ तो ईरानी गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बहुत कैपिटलाइज कर सकते थे। उनकी तो एक स्ट्रेंथ अलग होती मुज़ाकरात के हवाले से। जी बिल्कुल, आप देखिए अमेरिका में हर रोज कोई ना कोई पोल आया होता है। वहां पे ये होता है कि इतने परसेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है वो कम हो गई, इतने लोग वोटर उनके जो है वो बैक ऑफ कर गए हैं। अब मैं आप एक और रिसर्च के साथ साबित कर देता हूँ। तकरीबन 5 दिन पहले या 6 दिन पहले इजराइल का एक चैनल है, चैनल 12, उसने एक सर्वे किया है इजराइल के अंदर, और इजराइल में वो करने के बाद उसने कहा कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है। इसका मतलब 89% नहीं समझते। इसका मतलब ये 71% जब वहां पे इजरायली उसी सर्वे के मुताबिक ये कहते हैं कि आइंदा हम प्रेसिडेंट ट्रंप पर इतबार नहीं कर सकते, तो ये तो डिविजन क्रिएट हो गई है अमेरिका और इजराइल के दरमियान बिकॉज ऑफ ईरानियन एक्शंस। जब ईरान इन मुल्कों पर हमले करेगा और रिटेलिएशन करेगा, तो फिर अरब मुल्कों को, अमेरिका को और इजराइल को फिर कन्वर्जन की तरफ धकेल देगा, जो मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में इसके खिलाफ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था कि अगर ये अमेरिका में लीडर तो नहीं निकल सकते ना, या लोग नहीं निकाल सकते 2.25 करोड़ लोगों को अपनी हिमायत में। जब इधर निकल आए तो फिर उसको टेबल पर ना वैल्यू एडिशन करनी चाहिए थी, और नेगोशिएशन में ये मैसेज चला जाना चाहिए था, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को चला भी गया था। आपको याद होगा उन्होंने बयान दिया था कि मुझे हैरत हुई है कि इतने लोग उनको पसंद करते थे। तो ये आपने वो इंप्रेशन जो आपका होता है वो पैसों से नहीं खरीद सकते, ना आप वेपन से खरीद सकते हैं। वो आपके लोगों ने रिजॉल्व दिखाया, उसको वैल्यू में कन्वर्ट होना चाहिए था, मेरा ख्याल ये। ठीक है। और इस एस्केलेशन से जो इस वक्त देखी जा रही है, तो आप समझते हैं कि जो जिस तरह से नेटो और फिर उसके साथ दीगर ममालिक जो अब तक फेवर कर रहे थे ईरान को, और अब जो है उनकी सिंपैथी अमेरिका के साथ ज़्यादा जाती हुई नजर आ रही है? जी, अमेरिका ने खुद भी रियलाइज किया। इमरान साहब, आप एग्री करेंगे कि उस जंग से पहले अमेरिका ने, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बड़ा डाइवर्ट अवे किया। नेटो को अच्छा नहीं कहा, कनाडा के साथ नाराजगी का इजहार किया, यूरोपियन यूनियन को थ्रेट किया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें शुरू कर दी, रूस को अच्छा नहीं कहा। तो एक डाइवर्जेंस पहले ही आ चुकी थी, वो ईरान के हक में चली गई जंग के तकरीबन 40 दिनों के अंदर। अब ईरान को समेटना था उस इज्जत को, एक न्यू फाउंड रेलेवेंस को, अपनी मिलिट्री अथॉरिटी जो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मज पर की थी, वैल्यू में कन्वर्ट करना था। जब ईरान उनको ज्यादा ऑफेंड करेगा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, आपने नोट किया, जंग का जो दरमियान का सीज फायर था, उन्होंने तुर्की का विजिट किया, उसको कहा हम F-35 तुम्हें दे देंगे। नेटो को दोबारा एंगेज करना शुरू कर दिया है। जो इंग्लैंड की नई हुकूमत आ रही है उसको वो एंगेज कर रहे हैं, यानी वो दोबारा री एंगेज कर रहे हैं, और ईरान पुश आउट कर रहा है लोगों को भी जो के दोस्त थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हुतीस बड़े पैमाने पर ड्रोन करते हैं, अटैक करते हैं, मिसाइल हमले करते हैं, तो ऐसे में जो हमारा सऊदी पैक्ट है पाकिस्तान का, ऐसे में पाकिस्तानी फोर्सेस का एक्टिव रिस्पांस आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो मिलिट्री प्लानर्स बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनको एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का भी और इंटेंशंस का भी और अपनी स्ट्रैटेजी ऑप्शंस का भी। लेकिन ये बहुत बदकिस्मती होगी कि पाकिस्तान की फोर्सेस किसी स्टेज पर मजबूर हों एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, बिकॉज वो उम्मत मुस्लिमा जिसको ज्यादा हम ही वैल्यू करते हैं, बाहर तो इतनी नजर नहीं आती, उसके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा। और खास तौर पर जो ट्रस्ट डेफिसिट फिर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता ईरान के साथ होगा, वो भी शायद इतनी आसानी से कवर नहीं होगा। तो वो, मैं तो अभी तक दुआ गो हूं, मैं उस सिचुएशन को शायद विजुलाइज भी नहीं करना चाहता कि इतनी खतरनाक। और ऐसे में पाकिस्तान अभी भी मसालियत के हवाले से आप समझ लें कि सीज फायर के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें अभी भी जारी हैं। एब्सोल्युटली इमरान साहब, देखिए, जो हमने लास्ट, जो मैं कंट्रीब्यूट, जो पहले सवाल के जवाब मैंने अर्ज किया कि हमने जो कोशिश की थी वो इसलिए की थी कि इस खित्ते में भी अमन आएगा, ग्लोबल भी अमन आएगा। आप देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग तकरीबन 5-5.25 साल से चल रही है। दुनिया ने कुछ ज्यादा असर नहीं लिया, ना ऑयल की प्राइसेस का कोई असर पड़ा, ना कोई वर्ल्ड इकोनॉमी को, ना स्टॉक एक्सचेंज गिरे, ना कोई इकोनॉमी हॉस्टेज बनी। लेकिन ये एक ऐसी जंग थी, सिर्फ 40 दिन रही, तो दुनिया का 8 अरब में हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड। तो पाकिस्तान ने तो ह्यूमैनिटी की कॉज के तौर पर कंट्रीब्यूट किया था, और सबसे बढ़कर, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि अरब मुल्कों
ईरानियन के दरमियान और इस रीजन में जितने ममालिक हैं उनकी एक हार्मनी कायम करने में या रिस्टोर करने में पाकिस्तान कामयाब रहा। अब सीज फायर के बाद मेरा ख्याल है कि ज्यादा ऑब्लिगेशन ईरान पर थी कि वो जो गैप पैदा हो गया था, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था, जो ट्रस्ट डेफिसिट था, उस गैप को फिल करता और या करे अभी भी और वापस इंगेज बैक करे और उनको हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे कि आपके साथ मेरी दुश्मनी नहीं थी, अमेरिका चला गया तो हम भाइयों की तरह रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये साथ साथ ईरान का दावा है कि जनाब उसने शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन सेंटर और हेलीकॉप्टर्स को अचानक निशाना बनाया, हैरान कर दिया, जबकि अमरीका जो है वो ईरानी एयरपोर्ट्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी और फजाई बर्तरी, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कौन किस पर भारी है इस वक्त, क्योंकि बयान तो दोनों तरफ से आ रहे हैं? देखिए इमरान साहब, किसी को गलतफहमी ये नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आमतौर पर हमने बहुत ज्यादा डेफिनेटली क्रिटिसाइज किया अमेरिकन स्ट्रैटेजी को, अमेरिकी वॉर प्लानिंग को, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी दुनिया की सुपर पावर अगर मिलिटरीली भी है तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने जरूर 43 जहाज अपने लूज किए, 43 एयरक्राफ्ट का मतलब ये है बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट थी अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका के पास तो अभी भी 6,500 जहाज हैं। उनकी नेवी के मरीन के पास कोई 800 हैं, नेवी के पास उनके कोई 1500 हैं, 4,500 उनकी एयरफोर्स के पास है। तो कॉम्प्रोमाइज तो उस तरह नहीं हुआ। ये जरूर है कि वो मिथ जरूर टूटी। आप ये भी नोट करें कि 50,000 के करीब इमरान साहब सोल्जर्स अमेरिका के अभी भी इस खत्ते में मौजूद हैं। 50,000 का अगर ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस के हिसाब से मैं आपको डाटा पेश कर देता हूं कि दुनिया में जो 192 मुल्क हैं उसमें से 140 ममालिक की जो फौज की तादाद है वो 50,000 या 50,000 से कम है। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अमेरिकन फोर्स जो इस वक्त मौजूद है वो दुनिया में 140 मुल्कों की इंडिविजुअल फोर्स के या बराबर है या उनसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू जो प्रेशर डालेंगे वो कहेंगे कि आपका मिथ जो टूटा है उसको रिस्टोर करें। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ायनिस्ट लॉबी उनके खिलाफ वहां पे प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये तो पोजीशन ऑफ वीकनेस है, ये तो कॉम्प्रोमाइज एमओयू है, इसी तरह डिफीटेड किस्म का एग्रीमेंट होगा अगर होना था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐड करें उनका आने वाला इलेक्शन, 1.5 साल उनकी हुकूमत को हो गया, उन्होंने लोगों के लिए वो भला नहीं कर सके जो वो करके आए थे। वो कह रहे थे मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस हूं, लेकिन अभी तक नहीं पीस है। पिछले दिनों में कई मुल्कों पर आपने देखा उन्होंने हमले किए। तो ये सारा देखने के बाद हम देख पाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है। ईरान अगर उनको और लेटर ऑफ एस्केलेशन के थ्रू पुश आउट करेगा या पुश अप करेगा लेटर ऑफ एस्केलेशन को, तो लॉन्ग टर्म में अपना भी नुकसान, मिडल ईस्ट के ममालिक का भी नुकसान, सबसे भला इजराइल का। बिल्कुल, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो फिर वही लग रहा है। लेकिन फिर भी नेतन्याहू और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है उनका, नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा मनसूख हुआ, क्या वाकई ईरान के मामले पर एक रिफ्ट है इस वक्त तिल अवीव और वाशिंगटन में, या फिर ये भी एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, या फिर एक वक्ती पैंतरा इसे कहा जा सकता है? क्या ये इमरान साहब देखिए, ये जो अमन हुआ था वक्ती तौर पर, और अगर अल्लाह करे आइंदा हो जाए, तो ये अमन नेतन्याहू के लिए अनईजी नहीं है, ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, ये सुइसाइडल है। क्योंकि उसने अपने लोगों को कहा है कि मैं तो ईरान को हमला करके इजराइल को सेव कर रहा हूं बुनियादी तौर पर। वो नहीं हो सका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का न्यू फॉर्म इकोनॉमिक टूल मिल गया ईरान को। तो आज 11% सिर्फ एक सर्वे के मुताबिक, उनके चैनल 12 ने एक सर्वे किया, सिर्फ 11% समझते हैं कि हमने ये जंग जीती है। इसका मतलब 89% तो इजराइल के सर्वे के मुताबिक नहीं जीते। तो अगर वो नहीं जीते तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप और इसकी जो इनकी तरफ ही देखेंगे कि आपने फिर जंग में क्या किया। इलेक्शन 2 महीने बाद इजराइल का आने वाला है। अगर वो जंग बंद हो जाती है, अमन हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी, आखिरी जुमला मैं इस पर अर्ज करता चलूं, नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह पर कंटिन्यूस हमले किए जाए। उससे ये होगा कि ईरान को पेन कॉज होगी, और ईरान को पेन कॉज क्यों होगी? क्योंकि एमओयू के पहले पैराग्राफ के अंदर 3 दफा लेबनान का जिक्र है। तो ईरान की ये सेंसिटिविटी है लेबनान से। तो वो समझता है कि क्योंकि ईरान ने कामयाबी से पहले पैरे में 3 दफा लेबनान का जिक्र कर लिया, इसका मतलब है सबसे ज्यादा चोकिंग पॉइंट ईरान के लिए लेबनान है, जिसका मतलब हिजबुल्लाह है। वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से हिजबुल्लाह को हमला करूं ताकि ईरान ड्रैग वापस हो जाए जंग के अंदर। जब ईरान ड्रैग बैक होगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप, नेतन्याहू को यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी मदद को आ जाएंगे। यानी नॉर्मली होता ये था कि प्रॉक्सीज जो वॉर होती थी, लेकिन उसके बाद जो है ये फुल फ्रंट पे दोनों जो है वो सामने आ गए। लेकिन अगेन अब वो प्रॉक्सीज जो है वो भी एक्टिवेट हैं यहाँ पे, और उनके कॉज के ऊपर जो है पूरा नक्शा बदला जा रहा है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल आखिरी बात जो मेरी पिछले सवाल के जवाब में रहेगी, मैं दोबारा उसे लिंक करने की कोशिश करता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर जब हिजबुल्लाह को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए अगर किसी वजह से हाइपोथेटिकली उस जंग के अंदर,
नेतन्याहू को जब तक ये जरा सी भी उम्मीद है कि मैं हिजबुल्लाह को ड्रैग करूंगा तो ईरान को ड्रैग कर दूंगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप मेरी मदद को आ जाएंगे, वो जरूर हमले करता रहेगा हिजबुल्लाह पर। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछले दिनों आपने देखा, पिछले 2 महीने के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिएक्टिव कॉलें दी हैं। ये नहीं जब हमला हो जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने नेतन्याहू को कहा था ना करो, देखो बहुत बुरी बात है। इस तरह कहने से इसका मतलब है ये रिएक्टिव मैसेजेस हैं, वो जो नेतन्याहू कर गुजरता है वो कर चुका होता है। नेतन्याहू को ये मैसेज देना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को कि अगर तुमने अब अगला हमला किया तो मैं तुम्हारी मदद को नहीं आऊंगा, और अगर तुम्हारी जंग छिड़ गई हिजबुल्लाह की वजह से ईरान के साथ तो अमेरिका की फौजें नहीं आएंगी। Well, let's see. Let's see कि ये पॉइंट कब आता है, क्योंकि उसी के बाद कोई डिसाइसिव जो है एक सिमत नजर आएगी इस पूरी जंग के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे कराची का, जहां MQM पाकिस्तान जो खलफशार और इंतशार का शिकार है, वहां पर चल क्या रहा है ये जानेंगे फ़हीम सिद्दीकी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची की सियासत ने एक बार फिर करवट ली है। बहादुराबाद मरकज, जो कभी इत्तेहाद के दावों का मरकज था, अब सियासी गोलाबारी का मैदान बन चुका है। 3 साल कबल पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ग्रुप ने MQM पाकिस्तान में इंजमाम का ऐलान किया था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो दिलों का मिलाप नहीं बल्कि महज एक इंतखाबी जरूरत और आर्जी बंदोबस्त था। आज रहनुमाओं के इख्तलाफात बंद कमरों से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक आ गए हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पार्टी किसी की जाती जागीर नहीं, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी का धड़ा उसे तंजीमी डिसिप्लिन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। फारूक सत्तार बीच बचाव की कोशिशों में है, जबकि मेयर वसीम अख्तर की खामोश नाराजगी और कारकुनों का एहतजाज कहानी को मजीद उलझा रहा है। अंदरूनी जराये का दावा है कि ये उसूलों की जंग नहीं, दरहकीकत ये मुस्तकबिल के मेयर कराची की कुर्सी और पार्टी चेयरमैनशिप की असल दौड़ है। असल मामला क्या है, क्या हकीकत है, क्या फसाना, इस पर बात करेंगे फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो जनवरी 2023 में जो इंजमाम हुआ था और उस वक्त इलेक्शन से पहले तासुर उभरा था कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है वो MQM दोबारा बन गई और कराची में जो है वो जो खला एक पैदा हो चुका था उसको बिल्कुल फिल कर लेगी। तो ये इतना बड़ा जो स्टैचर उस वक्त बना था, 3 साल बाद आज तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, और क्या वाकई वो एक आर्जी सेटअप था, एक आर्जी इंतखाबी बंदोबस्त था जो 3 साल पहले हुआ था? देखिए सबसे पहले तो चूंकि आप जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, तो मैं वहीं से आपको लेके चलता हूं कि क्या जिस वक्त ये इंजमाम हुआ था वो किस वक्त हुआ था, उसकी टाइमिंग बहुत अहम थी और सब ये समझ रहे थे कि ये इंजमाम जो है वो बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात के लिए हुआ है जो चंद दिन बाद होना थे। लेकिन MQM ने उस वक्त जो MQM बनाई गई, जो जोड़ के बनाई गई, जो टूटी हुई MQM को दोबारा से एल्फी लगा के जोड़ा गया था, उस MQM ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और उसके बाद से ही जो है वो चीजें शुरू हो गई थी कि जनाब किसकी ख्वाहिश थी कि जनाब एक कर दिया जाए, किसकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए, और वहीं से जो है वो नाराजगियां भी अपनी एक तरह से कि आगाज तो उनका पहले से ही था लेकिन वो जाहिर पे खुलती चली गई। और आज सिचुएशन है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। MQM में सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि एक दूसरे का नाम नहीं लिया जाता, उसे कहा जाता है वो एजेंसी का आदमी है, तो कहा जाता है कि बताओ कि तुमने 22 अगस्त को जब MQM बनाई थी तो तुमने किसके कहने पर बनाई थी। तो जब इस तरह की अब सिचुएशन जो है वो हो चुकी है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान, जो मैंने बात जहां से शुरू की थी मैं फिर वहीं आता हूं कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो कराची को हुआ है। बिल्कुल, मैं ये बात इसलिए हमेशा कि जनाब कराची को ऑन करती थी MQM माजी में, उसके बाद MQM जो है वो जिस तरह से टुकड़ों की बजाय टुकड़ियों में बढ़ गई है, तो उसके बाद जो है अब कराची के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप इसका अंदाजा जो है इस बात से भी लगा सकते हैं, बल्कि सबने ही देखा है कि असेंबली तक में क्या हुआ है, सिंध असेंबली तक में जो है वो ग्रुपिंग वाज़े तौर पर नजर आई है। यानी वहां जहां आपको एक जुबान होकर कराची के मसाइल के ऊपर, सिंध के मसाइल के ऊपर, बजट के ऊपर बात करना चाहिए थी, वहां भी आप एक दूसरे के साथ जो है वो बात करते हुए नजर आए। तो अब अगर हम इस वक्त MQM को डिस्कस भी करेंगे ना, तो मुझे तो कभी कभी अब ये लगने लगा है कि ये वक्त का जिया है।
ये मौजू इंतखाब नहीं रहा है कि हम डिस्कस करने के लिए नहीं भी। तो फिर पार्टी के अंदर अब मिसाल के तौर पे मुस्तफ़ा जो है उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी उनकी क़यादत पर बराह रास्त अटैक किया, हमला किया, उनकी क़यादत को चैलेंज किया। तो आपके ख्याल में इस वक्त बहादुराबाद का जो सेटअप है उस पर कंट्रोल किस धड़े का है? कौन है जो लीड कर रहा है बहादुराबाद को? देखिए, ये बड़ा आपने जो है ना मुश्किल सवाल मेरे आगे रख दिया है। इस पे सच बोलूंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ नाराजगी होगी। हाँ। खैर, कोशिश करते हैं। तो मतलब देखिए, इनमें से कोई नहीं कर रहा, इनमें से कोई नहीं कर रहा कंट्रोल। वेरी सिंपल। आपने बिटवीन द लाइंस निकाल लिया जो मैं कहना चाह रहा था। देखिए, ना तो इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि पूरी पार्टी को जो है वो एक साथ लेकर चल सकें। इस वक्त जमीनी हकाइक है ना ये। ना ही मुस्तफा कमाल साहब के लिए ये पॉसिबल है या नजर आ रहा है हमें कि जनाब वो उनके लिए पूरी पार्टी एक है। तो जहां दोनों के हाथ में, बल्कि मैं तो यूं कहूं तीनों के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर यकीनन वो सब कुछ जो है किसी चौथे के हाथ में होगा। तो जनाब चौथे के हाथ में है। अब मसला ये है कि अक्टूबर करीब है। अब अक्टूबर में जो है वो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वो जो चौथा हाथ है वो चौथा हाथ जो है कितना सपोर्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। अगर तो ये होता है कि जनाब इलेक्शन ही ना हो, और मैं ये बात कह रहा हूं तो उसे दोबारा दोहराता हूं, अगर इलेक्शन ही ना हो तो फिर क्या होगा? तो ये स्टेटस को चलेगा फिर, या अगर इलेक्शन ना हो? इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर कुछ और होगा ना जनाब। इलेक्शन नहीं होंगे इंट्रा पार्टी तो फिर कुछ और होगा। एमक्यूएम जैसी जमात में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कम से कम मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब कागज पर क्या चीज सामने आ जाए वो एक अलग बात है, ठीक। लेकिन मुझे बाकायदा तौर पर जिसे हम कहते हैं ना कि जनाब इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन कमेटी भी बनेगी, वोट भी डलेगा, पोलिंग बूथ भी बनेंगे, मुझे ये सब कुछ सेटअप इस वक्त फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा मौजूदा हालात में। नहीं तो ये जो और उसूलों की जंग जो दिखाई जा रही है, इसमें इंट्रा पार्टी की बात की जा रही है या फिर पसे पर्दा जो है वो चेयरमैनशिप की बात की जा रही है, फिर मेयर कराची की भी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब गवर्नर साहब बर्खास्त हुए थे एमकेएम के तो उस वक्त आसरा और दिलासा दिया गया था मेयरशिप के हवाले से कि वो कराची की दी जाएगी इन्हें। ये सारी बातें कही जा रही थी, ये सब कुछ नहीं है फिर ऐसा क्या? देखिए, जब इंटर पार्टी इलेक्शन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना तो उसके बाद जो है अगर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नजर आया जहां पे सब मिलकर बैठने के लिए तैयार हुए तो शायद कुछ दे दिया जाए, शायद कुछ नवाज दिया जाए, शायद कराची को कुछ मिल जाए। लेकिन फिलहाल इस सेटअप में जिसमें जो है सब एक दूसरे से दस्तों हैं, इसमें मुझे कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ नहीं रहा तो है। और कैसे इसका सारा बैठेंगे? फायदा ये जो ये है ये कभी कोई अकल को हाथ लगाए, कैसे बैठेंगे जो इस मुख्तसर सेटअप में जो है वो मजीद कितनी छन्नियों में एमकेएम को जो है वो छना जाएगा और यही सब एक साथ जाएंगे? क्या मुमकिन है? क्या आवाम की हमारी याशदातें इतनी कमजोर हैं कि आज जो बाम दस्तों गिरेबा हैं किसी और सेटअप में आके सब दोबारा एक साथ बैठ सकते? क्योंकि आपने छलनी का नाम लिया तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये शुनीद है कि जनाब इस एमक्यूएम में मौजूद कुछ लोग शायद मुस्तकबिल में इस एमक्यूएम का हिस्सा ना हो और छलनी में से कुछ और भी छन जाए। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं तो फिर वो एमकेएम जिसको भी मिलेगी छनी छनाई एमकेएम मिलेगी। जिस छनी छनाई एमक्यूएम के ऊपर में से मजीद छन छन की आवाजें आएंगी, वो एमक्यूएम जो है ना वो फिर जो है वो दूसरों से जो है वो एक तरह से राब्ते करने में, दूसरों से कुछ हासिल करने में फिर हमें कराची की सियासत करती हुई इन फ्यूचर नजर आ सकती है। लेकिन इमरान एक बात फिर नहीं तो ये एक बात और ये इतना छानने की क्या जरूरत है? फिर आवाम जो है वो खुद फैसला कर लेगी। अगर ऐसी कोई बात है तो वो खुद आवाम जो है वो छान के सबको साइड में रख देगी। इमरान, क्या हमारे यहाँ फैसले आवाम करती है? यस। क्या हमारे यहाँ आज फॉर्म 47 का शोर नहीं है? क्या आज हमारे यहाँ इस बात के ऊपर जो है वो आइंदा इंतखाबात में जाया जा सकता है कि आइंदा इंतखाबात फेयर होंगे? जब ये चीजें हैं ही नहीं तो फिर तो इसी तरह से इसी सेटअप में चलना पड़ेगा ना कि जनाब ठीक है। अच्छा, विद योर परमिशन फहीम, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, हमारे साथ फहीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और जो बाहम दस्तो गिरेबा इस वक्त एमकेएम की क़यादत है, जो कमरे की और ड्राइंग रूम की और वो जो बातें हुआ करती थी वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और सड़कों चौकों चौराहों के ऊपर हो रही हैं।
मजीद और भी बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फ़हीम साहब, अच्छा, अब ये जो मौजूदा लीडरशिप है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, फ़ारूक सत्तार साहब भी हैं, खालिद सिद्दीकी साहब भी हैं और वसीम अख्तर साहब भी बड़े एक्टिव हो गए, तो ये जो तीन चार सीनियर रहनुमा हैं, इनके पास अगर कारकुनों की ताकत के हवाले से बात की जाए तो कौन कैपिटलाइज कर सकता है? ज़ाहिर कहीं ना कहीं तो है ना कारकुन, तो उनकी एक समझ लें कि किसके हक़ में ज़्यादा है? ये कि 2016 के बाद एमक्यूएम के कारकुनों की अक्सरियत घर बैठ चुकी है। अब जो इस वक्त कारकुन हैं वो कारकुन बटे हुए हैं, और बटे हुए भी इस तरह से हैं कि शायद वो ऑडियो आपके सामने से भी नजर से भी गुजरी हो, जिसमें जो है वो सेक्टर इंचार्ज और ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज जो हैं वो दो मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं। ख्यालात से मेरी मुराद यही है कि एक जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को फेवर कर रहे हैं, तो एक जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को फेवर कर रहे हैं। और उस ऑडियो में ये भी सामने आया है कि जनाब आप पीएसपी के प्रोग्राम करते हैं, आप पीएसपी की पोस्ट लगाते हैं या मुस्तफ़ा कमाल साहब की पोस्ट लगाते हैं, तो आप हमें क्यों रोकते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए प्रोग्राम करने से? ये सिचुएशन है। कारकुन भी पूरी तरह से इस वक्त मुनकसिम है। और आप कुछ ही दिन पुरानी बात है जब कोरंगी में जो है वो बाकायदा दस्तो गिरेबां भी हुए, एफआईआर तक बात पहुंच गई, पुलिस तक बात पहुंच गई। तो कारकुन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। और इस वक्त एक नई बात सामने आई है कि बहुत से लोगों ने अपने फोन जो है वो बंद करना शुरू कर दिए हैं कि ना हम इधर की सुनेंगे, अच्छा, ना हम इधर की सुनेंगे। ये वाली सिचुएशन भी आ चुकी है। ये रहनुमाओं कारकुनों, लेकिन एक परसेप्शन ये भी था ना कि मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जो है, जो पीएसपी से ग्रुप आया और उसके बाद उन्होंने वो बहुत मुतहर्रिक रहा, तंजीमी मामलात के हवाले से काफ़ी रहा। तो कहा यह जा रहा है कि जनाब जो दूसरा ग्रुप है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला जो ग्रुप है, उनको एक शायद ये डर है कि अगर इंट्रा पार्टी हुए तो वो ये हार सकते हैं। ये डर और खौफ भी चल रहा है आपस में। देखिए, एमक्यूएम में ना जो वोट डालने का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो वोट डालने का राइट है ना, वो बुनियादी कारकुन के पास है। हर कारकुन वोट नहीं डालेगा। जो बुनियादी कारकुन है, जिसकी रुकनीत जो है वो एमक्यूएम की है, जिसने एमक्यूएम का फॉर्म भरा हुआ है, माजी में तो सिर्फ हलफ याफ्ता कारकुन ही जो है वो वोट डाला करते थे, अब बुनियादी रुकनीत की बात हो रही है। जो बुनियादी रुकन है वो वोट डालेगा जनाब। नहीं तो वो कितना पुराना बुनियादी जो रुकनीत की डेफिनेशन, ये हाल फिलहाल अभी 2-4 साल में जिन्होंने ज्वाइन किया वो, या कितने पुराने फिर 22 अगस्त से भी पहले के वो बुनियादी रुकन है? क्या है, कौन है? डेफिनेटली यही सबसे इंपॉर्टेंट इस सारी गेम का वो है, सेंटर है कि जनाब भी रुकन ही वोट डाल सकता है एज पर आइन। अब बुनियादी रुकन कौन है? आपको शायद याद हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस जानिब इशारा भी कर चुके हैं कि वो लोग जो एमक्यूएम को छोड़कर चले गए थे, उनकी बुनियादी रुकनियत पे पहले सवाल है ना। सही। तो पहले तो बुनियादी रुकनियत डिसाइड होनी है। एमक्यूएम के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो वोटर लिस्ट है, जो उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी हुई है, जिस उसी लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन होंगे ना। सही। तो ये तो मुस्तफा कमाल साहब के बारे में फिर बात हुई ना। जी बिल्कुल। और फिर जितना मजमा बुला लो, उस मजमे के जरिए जो है हम सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी वीडियो डाल दो, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी डालें, चाहे वो मुस्तफा कमाल डालें, तो उस वीडियो से ये साबित नहीं होता कि कौन सबके कारकुनों की अक्सरियत किसके साथ है, क्योंकि इसमें तो एक आम कारकुन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होता है। जो बुनियादी कारकुन है उसमें देखें मुख्तलिफ शोबों के इंचार्जेस हैं, मुख्तलिफ शोबों के अरकान हैं, ये है बेसिकली जो वोट कास्ट करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए। ठीक है। और अगर मैं यानी जब ये तब्दीली माजी में, जब ये तब्दीली आइन में तब्दीली वगैरह हो रही थी, तो उस वक्त ये बुनियादी चीज शायद नजर से गुजर गई, जो आज इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है शायद किसी के लिए। ये बातें जो है ना बड़ी अजीब है। मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि 7 साल जो है वो पीएसपी रही। क्या पीएसपी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे? नहीं हुए। जो सारा शो वो एमक्यूएम के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मचाया जा रहा है, क्या पीएसपी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे? रजा हारून साहब छोड़कर चले गए थे पीएसपी को, और उसके बाद भी सालों तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में वो सेक्रेटरी जनरल रहे। बाद में जाकर कभी जो है अपने हसन साबिर को सेक्रेटरी जनरल बनाया था पीएसपी का।
और वहाँ तो जनता पार्टी ने नहीं, इंजमाम होने के बावजूद भी पार्टी जो है अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसका उसके लिए पिछले दिनों जो है वो बात भी हुई कि जनाब ये सारा मामला खुला कहां से। अब तो खैर उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है अच्छा। इनकी जो एक पुरानी केस के ऊपर फैसला करते हुए उन्होंने हटा तो दिया है, लेकिन ये बात भी जो है वो कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, दो तीन महीने पुरानी बात है। ठीक। 2-3 महीने पहले तक बीएसपी इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर मौजूद थी जनाब। ठीक। अच्छा, अब लास्ट में एक बस आखिरी ये सवाल, ये जो बंद कमरों के इजलासों की बातें हैं ये मीडिया तक कैसे पहुंच रही हैं, या इसे बाकायदा प्लांट किया जा रहा है, लीक्स की जा रही हैं एक दूसरे ग्रुप के ऊपर दबाव डालने के लिए? देखिए ये होता है और ये किया जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है। आपको टिसोरी साहब की भी एक इजलास की वीडियो जो है वो सामने आई थी, वो भी आपको याद होगी। मुस्तफा कमाल साहब की आई थी, वो भी आपको याद होगी। तो ये सब जो है वो किया जाता है और किया जा रहा है आज भी, ताकि किसी ना किसी तरह से कुछ फायदे उठाए जा सकें। असल बात जो इमरान खान, मैंने आपके पुराने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नालायकी है, ये हिमाकत है, ये गैर जिम्मेदारी है, या ऐसे कोई और भी तीसरा कोई नाम दे दें आप, इस सब का फायदा किसको हो रहा है? आज एमक्यूएम जो है वो मजाक बनी हुई है, तो इसके मजाक बन जाने से फायदा किसको हो रहा है? फायदा उस शख्स को हो रहा है जिसकी असल में एमक्यूएम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो इस वक्त अंदरूनी खलफशार का शिकार है, इस तमाम खलफशार का जो है वो फ़ायदा किसको हो रहा है, फ़हीम सिद्दीकी ने हमें बताया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।